हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है सीए अक्षय लड्डा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नए व्यापारी लोग, नए बिजनेसमैन लोग या नए प्रोफेशनल लोग जिन्हें जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं रहती है, उन्हें ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में, उसी का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर माइंड। तो जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये दोनों एक है क्या? नहीं, नाम से समझ में आ रहा है दोनों एक नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट कुछ अलग बातें बोलता है और जीएसटी एक्ट कुछ अलग बातें बोलता है। ये दोनों एक्ट लगते क्यों है? गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स जो रहता है टैक्सेस, तो ये दोनों एक्ट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो जो भी नए बिजनेसमैन लोग हैं उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगा। इनकम टैक्स एक्ट में उन्हें इनकम टैक्स का रिटर्न साल में एक बार फाइल करना पड़ता है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आई है कि अगर कोई बिजनेसमैन इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है तो साल में एक ही बार भरना पड़ता है। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप लोगों को एडवांस टैक्स और टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर, इनकम टैक्स रिटर्न सर कौन सा भरना? बहुत सारे टाइप्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 7 सेपरेट टाइप्स है। इसके ऊपर वीडियो में नेक्स्ट इसमें बनाऊंगा। ठीक है सर, अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर लेट फी कितनी है? मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000 तक के इस पर लेट फी लगती है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट्स क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट्स मैंने एक डिटेल वीडियो डिस्कस किया है जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर दिख जाएगा, तो आप वो वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जीएसटी एक्ट क्या बोलता है। कोई भी नया बिजनेसमैन है या कोई भी एक नया प्रोफेशनल आदमी है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की एक अपनी अपनी लिमिट है। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, बट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको टैक्स क्या पे भरना पड़ता है? तो सेल्स पे। तो सेल्स पे टैक्स आपको अभी ये पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि आप जो भी सेल कर रहे हो उसको आउटपुट जीएसटी बोलेंगे और आप जो भी परचेस कर रहे हो उसको इनपुट जीएसटी बोलेंगे। जीएसटी में दो टाइप के रजिस्ट्रेशन रहते हैं, एक है कंपोजिशन और एक है रेगुलर। दोनों अपनी अलग अलग बातें करते हैं, दोनों में अपना अलग अलग कंप्लायंस है, दोनों में अपने अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है। तो जीएसटी में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है, दो टाइप के रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, जीएसटी में अब नॉर्मल अगर रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो जिसे बोलते हैं रेगुलर रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आउटपुट टैक्स जीएसटी और इनपुट टैक्स जीएसटी, आपने कोई सेल किया तो उस पर आउटपुट टैक्स लगेगा, और आपने कोई परचेस किया जो कि जीएसटी में परचेस किया तो उस पर सामने वाला आपसे जीएसटी लेगा, तो उस पर इनपुट जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो रेगुलर में आपने जितना बेचा और आपने जितना परचेस किया दोनों पे जो जीएसटी है वो नेट होके आपको जीएसटी की लायबिलिटी निकलती है। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं रहता। कंपोजिशन में आप जितना बेच रहे हो परचेस से कोई लेना देना नहीं है, आपको उस पर एक स्पेसिफाइड रेट के ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक है, तो फिर सर तो कंपोजिशन में तो फिर ज़्यादा टैक्स आएगा हमेशा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपोजिशन के रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो है 28, 18, 12, 5, 3 ऐसे टाइप के परसेंटेज है। लेकिन कंपोजिशन के अंदर आप देखिए 1%, अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है तो उसे 1% देना है। उसके बाद में 5% रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए है, 6% कुछ एक सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया है उनको 6% है। ठीक है, कंपोजिशन पे और रेगुलर पे एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, अब रेगुलर में एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि ऐसा है कि रेगुलर वाला महाराष्ट्र, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र के बाहर बेच सकता है रेगुलर जीएसटी होल्डर, लेकिन कंपोजिशन वाला महाराष्ट्र के बाहर सेल नहीं कर सकता। वो महाराष्ट्र में कितने तक भी सेल कर सकता है। ठीक है, अब रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स के रिटर्न रहते हैं? तो एट प्रेजेंट मैं आपसे बात करूं तो जीएसटी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में है तो उसे 4 टाइप के कंप्लायंस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में है तो उसे 2 टाइप के कंप्लायंस करने पड़ते हैं। वो क्या है? देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर रेगुलर पर्सन, नॉर्मल डीलर जो है उसे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ऐसे रिटर्न भरना पड़ता है। सर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जीएसटीआर 1 की फ्रीक्वेंसी ऐसी है
कि साल में आपको ये रिटर्न क्वार्टरली पे करना है, ठीक है। सर 3B की क्या है, 3B की साल में मंथली पे करना है, मतलब सर कितने हो गए ये 12 + 4 = 16, ओके। और आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न पे करना पड़ता है जो एनुअल रहता है, GSTR 9, जो कि ईयरली पे करना पड़ता है। मतलब कितने हो गए सर 16 + 1 = 17, ठीक है। अब ऑडिट 9C क्या है सर, 9C एक स्पेसिफाइड लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए, अभी इस वीडियो में मैं कवर नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन में कैसा है, कंपोजिशन में आपको एक CMP 08 करके एक चालान रहती है, एक फॉर्म रहता है, तो उसे आपको क्वार्टरली पे करना है, मतलब 4, ठीक है। और एक GSTR 4 रिटर्न रहता है जो आपको ईयरली पे करना पड़ता है, मतलब इसके अंदर सिर्फ 5 कंप्लायंस है, एज कंपेयर टू रेगुलर में 17 रिटर्न्स आपको भरने पड़ते हैं। तो आपका थोड़ा कंप्लायंस वर्क रेगुलर में बहुत ज़्यादा है, ठीक। आई होप आप लोगों को अब तक के वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलूँगा, इस वीडियो को मैंने टारगेट किया है कि जितने भी नए लोग हैं जिनको GST और इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए टारगेट किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से कब समझेगा, तब अगर मैं आपको कोई एक टर्म को बता रहा हूँ, जैसे GSTR 3B, GSTR 1, हम लोग इसमें रात दिन काम करते हैं, इसलिए हमको ये टर्म्स मुंह पे है। लेकिन आप लोगों को ये कंफ्यूज होगा, GSTR 1 क्या रहता है, GSTR 3B क्या रहता है। तो आप इस सब चीज़ों को मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसे नोट करते चलिए। आप जब इसको 2-3 बार देखोगे और आपके जो बिजनेस कलीग है इनसे बात करोगे, तो आपको ये टर्म अच्छे समझ जाएंगे, अच्छा ये सब कंप्लायंस रहता है, क्योंकि आप अभी नए हो इस फील्ड में, ठीक है। अब GST के रिटर्न्स अगर हमने लेट फाइल करे तो क्या होता, GST के रिटर्न अगर अपन ने लेट फाइल किए तो आपको पेनल्टी लगती है और इंटरेस्ट भी लगता है, ठीक है। आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड लेट फी ऐसी लगती है कि अगर आपने जो रेगुलर या कंपोजिशन कोई भी रिटर्न है, अगर आपने रिटर्न लेट पे किया है तो आपको 50 रुपये पर डे से पेनल्टी चालू हो जाती है, ठीक है। और आपने कंपोजिशन के अंदर भी किया तो 50 रुपये पर डे है, तो मैंने आपको बोल दिया कंपोजिशन और रेगुलर 50-50 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो आपको पेनल्टी 10-10 रुपये से रहेगी, मतलब 20 रुपये पेनल्टी रहेंगी, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया। अब 2 सबसे कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन मुझे कस्टमर्स पूछते हैं, जो कि ऐसा है कि सर मेरे 2 बिजनेसेस है, एक आइसक्रीम का बिजनेस है, एक कोचिंग क्लास का बिजनेस है, तो मुझे सिर्फ आइसक्रीम के लिए GST लेना है, मैं ले सकता क्या? नहीं। अगर आप आपके पैन पे GST नंबर ले रहे हो तो आप आपके पैन के बेसिस पे जितने भी बिजनेस कर रहे हो वो GST में आ जाएंगे। तो एक पॉइंट नोट कीजिएगा, आप बिजनेस वाइज GST नहीं ले सकते हो कि इसमें नहीं लेना, इसमें लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि सर मेरे 6 अकाउंट है, सारे बैंक मिला के 6 अकाउंट है, लेकिन सर मुझे सिर्फ 2 अकाउंट GST के व्यवहार होते हैं, बाकी अकाउंट मुझे नहीं दिखाना, बाकी अकाउंट मेरे पर्सनल ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं और थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन में बिजनेस के भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 2 अकाउंट ही शो करता है, मैं शो कर सकता क्या? नहीं। आपके सारे बैंक अकाउंट्स GST में आ जाएंगे। अगर आपने GST नंबर ले लिया तो सारे बैंक अकाउंट को कंप्लायंस आपको GST के रेफरेंस में करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब तक के इस वीडियो को मैंने एकदम सिंपल वे में बताया। अगर आपको इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप या मेल कर सकते हो, मैं नीचे मेल ID या व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रहा हूँ। और ऐसी मैं एक्साइटिंग वीडियो लाते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।